नमस्ते बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी जो पीपीटीज हैं इनको प्रिपेयर किया है राजगढ़ नवोदय की श्वेता मैडम ने, उनको धन्यवाद। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो मैटर होता है, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। मेनली हम 3 स्टेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है, तो सॉलिड को रखने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। लिक्विड को रखने के लिए कंटेनर ज़रूरी है। अब वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, लेकिन गैस को रखने के लिए क्लोज्ड कंटेनर होना कंपलसरी है। कोई भी गैस हो, जैसे आप क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, अमोनिया ले लो, कोई भी गैस ले लो, उसको रखने के लिए कंटेनर क्लोज्ड होना कंपलसरी, अदरवाइज वो गैस एस्केप हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। फिर 2 स्टेट्स और होती हैं, एक तो है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ये कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, द गैसियस स्टेट, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसॉक्स लॉ, एवोगेड्रो लॉ एंड आइडियल गैस लॉ। तो बच्चों, ये सारा कुछ हम इस पीपीटी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो पीपीटीज़ हैं आप इनको नोट्स की तरह से मानिए, क्योंकि डिटेल स्टडी आप लोगों को एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें से करनी है, और साथ ही आप लोगों के पास में रेफरेंस बुक्स होगी, तो उनके अंदर एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, तभी जा कर के आप लोगों की इस चैप्टर पर ग्रिप आएगी। इस चैप्टर पर ही नहीं, बल्कि और भी बाकी सभी चैप्टर जो हम पढ़ते हैं उन पर। अब हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड के अंदर आप लोगों को इस फिगर के अंदर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में हैं और इन सब का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, आप लोग फेमिलियर हैं इस चीज़ से। फिर लिक्विड, ये सारे लिक्विड हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लो होने की या ब्लोइंग प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, या जैसे फ्लूइड भी इनको बोला जा सकता है, बहने का जो गुण होता है इस वजह से। और इनको रखने के लिए कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उसी का शेप वो एक्वायर कर लेते हैं। फिर गैस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंटेनर, जैसे कि यहाँ बलून आप देख रहे हो, इनके अंदर गैसेस भरी हुई हैं, तो क्लोज कंटेनर होना कंपलसरी है। फिर जो 2 और स्टेट्स की मैं बात कर रहा था, जैसे ये प्लाज्मा स्टेट है, सोलर सन के अंदर मिलती है, सूर्य है, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम और यूँ कह दीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है, वहाँ पर ये स्टेट मिलती है। फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो आयंस होते हैं, केटायंस और एनायंस या आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, ये उनके अंदर मिलती है। अब हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्शन फोर्स होता है, उस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते हैं। Attractive intermolecular forces are known van der Waal forces। अब ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देखिए, इसमें ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये उसके पास में दूसरा मॉलिक्यूल है ना। तो इनके बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये तो कोवलेंट बॉन्ड है,
ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, इसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। और ध्यान देना, जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो इन्हीं फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं। जितने ज़्यादा ये स्ट्रोंग होंगे तो मैटर की जो स्टेट है वो उतनी ज़्यादा सॉलिड की तरफ मूव करेगी। यानी सॉलिड के अंदर स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होते हैं, लिक्विड में उससे कम स्ट्रोंग होते हैं, और गैसियस फॉर्म में सबसे कम स्ट्रोंग होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अलग अलग टाइप्स हैं इसके। इसमें पहला हम देखते हैं डिस्पर्सन फोर्स। देखिए, ये जो डिस्पर्सन फोर्स होता है वो या तो एटम्स के बीच में मिलता है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी जिनमें पोलरिटी नहीं होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलता है। ऑल्सो नोन एज लंदन फोर्सेस। This force is inversely proportional to the sixth power of the distance between particles, यानी F is proportionate to 1 upon R to the power 6। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। एग्जाम्पल नोबेल गैसेस। अब इसको हम इस फिगर के अंदर समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, हीलियम के एटम्स के अंदर बता रखा है। जैसे ये हीलियम का एटम है, तो ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये जब फ्लक्चुएट होता है तो हल्की सी शिफ्टिंग होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स। अब ये देखिए, इधर आपको दिख रहा है एक कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर, लेकिन इसके अंदर टेम्परेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। आपको यहाँ डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है इससे। तो ये हुआ क्या कि जो नॉन पोलर था एटम या मॉलिक्यूल, उसमें हल्का सा जो फ्लक्चुएशन आया तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। उस वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम, अच्छा ये टेम्परेरी भी होता है, जिसको हम डिस्पर्सन फोर्स के अंदर लंदन फोर्स बोलते हैं। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं, यह है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान देना, जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स मिलते हैं। अभी आप लोगों ने जो देखा था वहाँ पर डाइपोल नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के फ्लक्चुएशन की वजह से डाइपोल जनरेट हो जाता है। और ये वाला उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है। फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल जैसा HCl का आपको दिख रहा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर जनरेट हो जाता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो पास वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट होता है चार्ज, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आता है उसी को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। फिर हम देखें, पार्शियल चार्जेस इन द डाइपोल इज लेस देन 1 यूनिट चार्ज। ये बात माइंड में रखना, एक तो आप HCl ले लो और दूसरा आप NaCl ले लो। तो NaCl में क्या होता है कि चार्ज, या आप यूँ कह दो कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, क्लोरीन पर, वहाँ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है, या जो चार्ज है वो कंप्लीट शिफ्ट हुआ है, उस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से जनरेट हुए हैं। तो इसको हम सीधा सीधा +1 और -1 नहीं बोल सकते, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ही होगा। इसके अंदर
अच्छा, ये लंदन फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रोंग होते हैं क्योंकि परमानेंट डाइपोल होता है इनके अंदर, या पोलैरिटी होती है उस वजह से। और फोर्स 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसमें भी आप कह दो कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स कम एक्टिव होगा। और अच्छा, ये भी है कि जो अगर रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, तो उनके बीच में फोर्स 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होगा। Interaction is more in polar molecules due to above forces as well as London forces. इनमें इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। अब जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, परमानेंट डाइपोल है, इसमें कोई पार्शियल ये अच्छा चार्ज जो है उसकी तो पार्शियल शिफ्टिंग हुई है। तो इसके अंदर देखिए, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये और ये HCl के दो मॉलिक्यूल है। जो रेड वाला पार्ट है वहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि ये है, और जो ब्लू वाला पार्ट है वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है। ये अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच में फोर्स जनरेट होता है। हालांकि ये कम होता है तो रूम टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट में मिलती है, जैसा कि हमने पिछले वाले केस में देखा था। अगर यहाँ पर क्लोरीन के बजाय फ्लोरीन आ जाए यहाँ, तब भी यहाँ पर ये जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अभी हम इस चीज़ को देखेंगे आगे की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो केस है पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, वही वाली चीज़ यहाँ पर होगी। इसी वजह से क्या होता है, जो HF होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है, जबकि HCl रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में मिलता है। रीज़न आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पर डाइपोल वापस लिखा नहीं है। इंड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, जो क्रिएट किया गया हो। यहाँ पर ध्यान देना, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स possessing permanent dipole or polar molecule and the molecules lacking permanent dipole, that is non polar molecule। यानी इस तरह के पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इसके अंदर परमानेंट डाइपोल है या पोलैरिटी है, आप यूँ कह दो। ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये न्यूट्रल या जिस पर इंड्यूस किया जाएगा, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास में आता है, तो ये क्या करता है, जो ये पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पास वाले मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव या पोलैरिटी क्रिएट कर देता है। फिर जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो ये इंड्यूस किया हुआ है, तो ये कौन से टाइप का होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर पार्शियल चार्ज इज इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय पोलर मॉलिक्यूल, जो जनरेट हुआ अभी देखा हमने। इंड्यूस्ड डाइपोल डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ परमानेंट डाइपोल। यानी जो आप वाटर का मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, जितनी ज़्यादा इसके अंदर पोलैरिटी या कोई और मॉलिक्यूल होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो पास वाले मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी जनरेट करता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन बी इजीली पोलराइज्ड। रीज़न क्या है, जो बड़ी साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, तो उसको डिस्टोर्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। और इसके अंदर भी जो फोर्स है वो 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जी मीट पर हमने पढ़ा था इस चीज़ को। ये चीज़ माइंड में रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे या उन्हीं स्पीशीज़ में मिलेंगे जिनमें हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्डेड हों, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ कुछ केसेस में क्लोरीन भी हो सकता है उनमें। तो ये एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि जैसे
H2S और H2O। तो उनमें जो सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं, और आपको पता है सल्फ़र हैवियर है, ऑब्वियसली H2S भी हैवियर होगा H2O के कंपैरिजन में। H2O का मोलर मास 18 U या ग्राम पर मोल, और H2S का मोलर मास 34 U या ग्राम पर मोल होता है। तो H2S हैवियर है, भारी है, तो H2S को लिक्विड होना चाहिए और H2O को गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। उसका जो रीज़न है वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है स्ट्रोंगली सल्फर के कंपैरिजन में। इसी वजह से जो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं रेस्पेक्टिवली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर, उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही मॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसा आप यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, ठीक है। इसके पास में वाटर का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ये वाला हो गया। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, वो ये वाला डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा कैसा यहाँ पर भी, तो ये स्ट्रोंग होने की वजह से क्या होता है कि ये वाला मॉलिक्यूल इसको स्केप नहीं होने देता है, या यूं के दो ये मॉलिक्यूल इसको स्केप नहीं होने देता है इजीली। और ये टूटता कब है, जब हम हाई एनर्जी हीट की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाता है इंटरमॉलिक्यूलर वाला, ये वाला, तब जाकर के ये स्केप होते हैं, तो स्टीम में या वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सल्फर होता ऑक्सीजन के बजाय, तो ये गैसियस फॉर्म में ही होता। तो हम देखें फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, दैट इज polar molecule, usually compound containing hydrogen attached to highly electronegative atom. Hydrogen is sandwiched between two electronegative atoms, one with a strong covalent bond and the other with weak hydrogen bond। ये बात माइंड में रखना, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। पर ये भी ध्यान में रखना कि ये जो डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स, वांडरवाल फोर्स हैं, उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। फिर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन 10 to 100 किलोजूल पर मोल, बहुत कम एनर्जी है ये। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई है H2S के कंपैरिजन में, इसी तरह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाई है PH3 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट टाइप आ रहा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, नाम से पता लग रहा है आयन और डाइपोल के बीच में मिलने वाली जो इंटरेक्शन है वो। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो फिगर है, इसके अंदर देखिए, जैसे ये सोडियम का पार्टिकल है, सोडियम आयन है, उसके चारों तरफ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। ये भी बात माइंड में रखना, आपको इसके अंदर दिख रहा है ये चारों तरफ मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जो रेड वाला आपको दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन है, और जो वाइट वाले छोटे स्फीयर्स दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वाटर का, वो सोडियम आयन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसके अंदर देखिए इसमें उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन एटम हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो फोर्स जनरेट होता है इनमें, यहाँ पर भी आप देखिए फेरस आयन है, उसकी तरफ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट होता है, तो ये भी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगी। फिर हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, यानी थर्मल एनर्जी का या हीट एनर्जी का इन फोर्सेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत अच्छी तरह से आपको ये पता है कि जैसे सॉलिड फॉर्म है, हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले लें आइस का, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है।
रीज़न क्या है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जब आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं या वीक हो जाते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। होता क्या है कि जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल की पोजीशन भले ही फिक्स्ड है लेकिन उनमें वाइब्रेशन होता रहता है। जब हीट एनर्जी देते हैं तो ये वाइब्रेशन फास्ट होने लग जाता है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है धीरे धीरे क्या होता है, वो टूटता है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। ये वाली जो कंडीशन है इसमें हम बोल सकते हैं कि ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। फिर जब और ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी टूट जाता है या वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप होने लगते हैं, अपनी सरफेस को छोड़ने लगते हैं, यानी आप यूँ कह दीजिए कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं। तो 3 states of matter are the result of balance between intermolecular forces and the thermal energy of the molecules. Gases do not liquefy only by compressing, but thermal energy of molecules should also reduce by lowering the temperature. हम अगर गैस को सिंपली केवल कंप्रेस करें लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है, हमें टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये सॉलिड है। तो मेल्टिंग का प्रोसेस कब होगा, जब आप हीट एनर्जी दोगे। उल्टा अगर आप कूल करोगे तो फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा, तो जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस के अंदर कन्वर्ट होगी। इसी तरह से हम लिक्विड को और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो बॉयल होगा, गैसियस के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर गैस को हम कूल करेंगे तो वो कंडेंस होगी या लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। तो देखो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ये जो प्रोसेस हैं इनके नाम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। ये वाला प्रोसेस कौन सा है, मेल्टिंग का। ये वाला प्रोसेस कौन सा है, बॉइलिंग का बोल सकते हो या वेपोराइजेशन का बोल सकते हो। और ये वाला प्रोसेस कौन सा है, कंडेंसेशन का। और ये प्रोसेस कौन सा है, फ्रीजिंग का। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो सॉलिड फॉर्म है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो तो हम इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। या गैसियस फॉर्म है वो भी अगर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं, लेकिन आजकल डिपोजिशन भी उसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर हो गए और गैसियस के अंदर और ज़्यादा डिस्टेंस पर आ गए। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग पुराने चैप्टर्स का भी रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।